हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आनंद फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देख लिया था और आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आइसोमेरिज्म से बहुत वाइडली जो है बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आइसोमेरिज्म चैप्टर को पढ़ करके और इस टॉपिक पे हम लोग पहुँचे हैं। तो फिर भी मैं रिकॉल कर दूँ एक बार आप लोग को कि ये जो आइसोमेरिज्म जो हमारा टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म कहते हैं किसको है। तो कहते हैं कि the two different compound having same molecular formula but different their structure or IUPAC name is called isomer and the phenomenon is called isomerism। कहने का मतलब है कि वैसा दो डिफरेंट कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर और IUPAC नेम अलग अलग हो, तो वैसे टू डिफरेंट कंपाउंड्स को एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं और वह जो हमारा फिनोमेनन होगा, वो जो घटना होगी, उसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ध्यान रहे, हम लोग आइसोमेरिज्म यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में देखने जा रहे हैं। तो आइसोमर जो होता है वो दो प्रकार का होगा, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियोमर। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर वो भी किसका, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब हो गया कि वैसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आइसोमर जो होती है वो चार प्रकार का, एक आयोनाइजेशन आइसोमर, एक सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर, एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर और चौथा जो होता है वो हमारा लिंकेज आइसोमर होता है। ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से इन सारे आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहला हमारा आइसोमर है आयोनाइजेशन आइसोमर। अब हम लोग कहेंगे कि आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं किसको है। तो नाम से स्पष्ट है बच्चों कि आयोनाइजेशन का मतलब है कि आयन, मतलब जब कोई कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद जो है जब वो अपने आयनों में डिसोसिएट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि आयोनाइजेशन हो। तो कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन का सेंस जो है वो आयोनाइज होने से है, मतलब जो भी हमारे कंपाउंड्स होंगे वो अपने कंपोनेंट आयंस में डिसोसिएट होंगे, उस सेंस से है। तो कहा जाता है क्या कि हम लोग अगर आयोनाइजेशन आइसोमर को डिफाइन करें तो द आइसोमर विच गिव्स डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन, मतलब वैसा आइसोमर जो सॉल्यूशन में डिफरेंट नंबर ऑफ आयन जो है प्रोड्यूस करे। मतलब कंपाउंड सेम है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो अलग अलग क्या देगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग कहेंगे क्या कि वैसे आइसोमर्स को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल को यहाँ देखा है, लिख रखा है कि PTNH3 का होल फॉर Cl2Br2। तो ये जो पार्ट है हमारा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है और ये जो हमारा है वो क्या है, काउंटर आयन, या इसी को हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। तो यहाँ जो दिखा रहे हैं हम कि ये जो साइन है, ये साइन है कि वाटर में इसको डिजॉल्व कर रहे हैं। तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद जो है वो कुछ इस तरीके से ये आयन प्रोड्यूस किया। अब यहाँ देखिए आप, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बच्चों, ध्यान से देखिए, एक PT इसमें भी है, NH3 की संख्या 4 है, NH3 की संख्या 4 इसमें भी है, और क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ भी है, Br2 यहाँ, Br2 यहाँ भी है, मतलब कि दो ब्रोमीन दो क्लोरीन। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व किए तो ये आयन प्रोड्यूस किया। लेकिन अब देखिए इसको, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वही वाटर में डिजॉल्वेशन के बाद जो है ये डिफरेंट नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आयन प्रोड्यूस किया और दूसरा 2Br-, और यहाँ पर क्या देख रहा है कि PTNH3 का होल फॉर Br2 एक प्रोड्यूस किया और दूसरा 2Cl-। मतलब यहाँ पर जो है एनायन के रूप में Br- था और यहाँ पे एनायन के रूप में क्या है, Cl- है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ आयन जो है, डिफरेंट आयन जो है प्रोड्यूस कर रहा है
वाटर में डिजॉल्वेशन के बाद, तो हम लोग कहेंगे क्या कि अगर इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले तो 1 and 2 आर व्हाट, आयोनाइजेशन आइसोमर। हम लोग एक और एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल है CONH3 का होल 4 Cl2NO2। जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आयन प्रोड्यूस करता है। अब इसी का यही मोलिकुलर फॉर्मूला का ये हमारा कंपाउंड है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ भी एक कोबाल्ट है, यहाँ भी एक कोबाल्ट है। NH3 की संख्या 4 है, NH3 की संख्या 4 है। क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन एक अंदर में और एक बाहर में है, 2 है। और एक NO2 एक NO2। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ध्यान से देखिए बच्चों कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर लाइफ में दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्यों? यहाँ पर एक क्लोरीन अंदर में, एक क्लोरीन बाहर में है, और यहाँ NO2 अंदर में है, यहाँ पे NO2 क्या है, बाहर में है। तो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन सा टाइप, तो हम लोग कहेंगे क्या, आयोनाइजेशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी सॉल्यूशन स्टेट में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस है ना, और प्लस NO2 माइनस एक आयन प्रोड्यूस कर रहा है। और यही सेम मोलिकुलर फॉर्मूला का जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो जो है क्या है, CONH3 का होल 4 NO2 प्लस Cl माइनस आयन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि दोनों सेम मोलिकुलर फार्मूला वाला कंपाउंड है, दोनों हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है एक दूसरे का। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी कौन सा टाइप का आइसोमर हो जाएगा, तो वो बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहा है इन द सॉल्यूशन स्टेट। सो बोथ आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर। तो अब हम लोग अपने दूसरे स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर। तो बच्चों हम लोग इस सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट inside and outside of the coordination sphere, then this type of isomer is called solvate or hydrate isomer। कहने का मतलब है कि ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो हम लोग वैसे आइसोमर्स को क्या कहेंगे, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर। तो हम लोग सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल जैसे ही देखेंगे तो जो बात मैं बोल रहा हूँ उस बात को आप बड़े सलीके से समझ पाएंगे। तो जैसा कि देखिए एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है CrH2O Cl NH3 का होल 4 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में जो है Cl2 है। और ठीक उसी का जो है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला का मैंने एक आइसोमर लिखा है और ये दोनों एक दूसरे का सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, CrNH3 का होल 4 Cl इंटू H2O, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर वो इस बेसिस पे पहचाना जाएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे कि वह एक दूसरे का सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर होगा, और अगर नहीं है तो वह एक दूसरे का सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखें, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में वाटर एक है, लेकिन यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाटर एक भी नहीं है। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर मॉलिक्यूल एक भी नहीं है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर मॉलिक्यूल एक है। तो हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अंदर और बाहर से डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कैसा आइसोमर हो जाएगा, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट का सेंस ही है मतलब वाटर से, ठीक है ना। सॉल्वेट और हाइड्रेट का सेंस ही है किसी से, वाटर से। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यह इस बेसिस पे पहचाना जाएगा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह एक दूसरे का सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख पा रहे हैं, Cr(C2H5n) H2O का होल 2, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा, और बाहर में जो है हमारा काउंटर आयन से, या इसी को हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। तो यहाँ Cl है, और यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि Cr(C2H5n) H2O और Cl, और बाहर में एक H2O है। तो इस दोनों को कंपेयर करें कि हम लोग सोचे कि ये दोनों एक दूसरे का सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर होगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि बड़ा आराम से कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने लिखा है।
तो बिल्कुल मैंने लिखा तो ज़रूर है, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन की ये सेट बैठ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ एक भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल्स है मात्र और बाहर में एक है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाहर में एक भी नहीं था तो यहाँ एक आ गया, और यहाँ अंदर में 2 था तो यहाँ पर अंदर में कितना है, मात्र 1 है। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ही। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर होगा। हाँ तो बच्चों अब हम लोग अपने अगले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचे कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर जो है किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉसिबल है। तो ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर वैसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉसिबल होगा जिसका केटायन और एनायन दोनों पार्ट जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। दोनों पार्ट क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स होगा। तो कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ आइसोमर अकर्स व्हेन केटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। यानी केटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर पॉसिबल है। आप कहोगे कि यह कॉम्प्लेक्स पार्ट का मतलब क्या, तो कहने का मतलब है कि केटायनिक पार्ट भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना चाहिए और एनायनिक पार्ट भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पॉसिबिलिटी है कि वह कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो सकता है। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हाँ वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है ही। तो कहते हैं कि इन दिस केस केटायनिक लिगेंड गोज इन प्लेस ऑफ एनायनिक लिगेंड व्हाइल एनायनिक लिगेंड गोज इन प्लेस ऑफ केटायनिक लिगेंड। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिगेंड एक्सचेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लिगेंड एक्सचेंज होगा। लिगेंड एक्सचेंज का मतलब है कि जो केटायनिक पार्ट के अंदर में जो केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा हमारा, और उस केटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो लिगेंड होगा वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के जगह पर चला जाएगा, और एनायनिक लिगेंड का जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड होगा वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड की जगह पे चला जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज कर लेगा। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर का एग्जाम्पल होगा। तो हम लोग देखते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको हम लोग किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, कैसे उस पर अप्लाई करेंगे। हाँ तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल CuNH3 का होल 6 CrCN का होल 6। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये पार्ट भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है और ये पार्ट भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में। जब ये पार्ट हमारा ब्रेक होगा तो केटायनिक पार्ट जो होगा वो भी हमारा हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, और एनायनिक पार्ट भी हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। मतलब कहने का मतलब है कि केटायनिक पार्ट भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत रहेगा और एनायनिक पार्ट भी हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत रहेगा। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर उसी केस में पॉसिबल है जब केटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे या वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे तो डिसोसिएशन के बाद जो है केटायनिक पार्ट भी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा और एनायनिक पार्ट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो कॉमन सी बात है, जब इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। CuNH3 का होल 6, CuNH3 का होल 6 और ये CrCN का होल 6। एक को पॉजिटिव और दूसरे पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये भी पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है और ये भी पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। हम लोग क्या बोले हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर तब, सबसे पहला तो हम लोग क्राइटेरिया है उसको हम लोग पास कर चुके हैं, क्या कि बोथ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो यहाँ है। अब ये भी इसमें भी हो कोऑर्डिनेशन आइसोमर तब होगा जब केटायनिक कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के प्लेस पे चला जाए और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो लिगेंड है वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स के प्लेस पे चला जाए, तो दोनों दूसरे के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों क्या कि यहाँ पर CO के साथ NH3 है, क्लियर है, और यहाँ Cr के साथ Cn है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं अगले में कि CO के साथ HCN चला है और Cr के साथ NH3। तो यहाँ पर क्या लिगेंड एक्सचेंज हो गया, लिगेंड एक्सचेंज हुआ। अब ध्यान से देखिए कि जो हमारा केटायनिक पार्ट था, केटायनिक पार्ट में जो हमारा लिगेंड था NH3 वो आ गया एनायनिक लिगेंड की जगह पे, यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड की जगह पे आ गया, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का जो लिगेंड है वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के प्लेस पे चला गया है। तो ऐसा है तो ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। अब
फिर से यहाँ एक एग्जाम्पल और देख ले, CuNH3 का होल 4 PtCl4, CuCl4 और PtNH3 का होल 4। क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉपर के साथ यहाँ पे NH3 लिगेंड है और Pt के साथ यहाँ Cl लिगेंड है, क्लोरीन लिगेंड है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, Cu के साथ Cl लिगेंड आ गया और Pt के साथ NH3 लिगेंड आ गया। तो लिगेंड एक्सचेंज हो गया बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएगा। सेम बात यहाँ भी है, आप यहाँ पर भी ध्यान से देख सकते हैं। तो अब हम लोग अगले आइसोमर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है लिंकेज आइसोमर। आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि लिंकेज का मतलब क्या। लिंकेज का मतलब है कि जुड़ने के सेंस से, यानी कि अलग तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा जो हमारा लिगेंड है। अगर अलग तरीके से लिगेंड जुड़ा हुआ रहेगा तो वो हमारा लिंकेज आइसोमर का एग्जाम्पल होगा। वो कैसे, वो हम लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रहे बच्चों कि लिंकेज आइसोमर तो ये पॉसिबल है जब कम से कम एक लिगेंड जो हो वो एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वो ये कि वहाँ पे मोर देन वन डोनर साइट होता है, जरूर है, लेकिन किसी एक ही डोनर साइट से सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो होगा वो अटैच होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि NO2 हमारा एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है जिसमें N भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग एटम हो सकता है और O भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग एटम हो सकता है। अगर O कोऑर्डिनेटिंग एटम हमारा होता है तो हम लोग पहले O लिखते हैं, फिर ONO इस तरीके से, और अगर हमारा N है कोऑर्डिनेटिंग एटम तो उसको लिखते हैं NO2। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं लिंकेज आइसोमर को। तो कहते हैं दिस टाइप ऑफ आइसोमर पॉसिबल इफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट in a complex compound because ambidentate ligand has more than one donor site by which central metal atom or ion connected by different atom or donor site। ठीक है, मैंने क्लियर पहले ही बता रखा है कि लिंकेज आइसोमर तभी पॉसिबल है जब कम से कम एक एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है प्रेजेंट हो। इसका कारण ये है क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड के पास जो है मोर देन वन डोनर साइट होता है और मोर देन वन डोनर साइट होने के कारण से जो है वो डिफरेंट एटम के साथ जो है सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ जुड़ सकता है। तो जैसे ही डिफरेंट एटम के साथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ जुड़ेगा तो वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसा आइसोमर हो जाएगा, लिंकेज आइसोमर। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल को। तो यहाँ CuNH3 का NH3 जो है बच्चों कितना है, 5 है, और एक हमारा NO2 ग्रुप है। यहाँ भी सेम बात है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोबाल्ट के साथ NO2 का O जुड़ा हुआ है, यानी O हमारा कोऑर्डिनेटिंग एटम है, लेकिन यहाँ पे क्या है N जो पहले लिखे हुए हैं वही हमारा कोऑर्डिनेटिंग एटम है। ठीक है, तो यहाँ N पहले लिखा हुआ है, यानी कि N हमारा कोऑर्डिनेटिंग एटम है कोबाल्ट का, और यहाँ पर O है हमारा कोऑर्डिनेटिंग एटम। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ दोनों में लिंकेज का फर्क है कि नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, N जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिंकेज का फर्क आ गया, तो दोनों एक दूसरे रेस्पेक्ट में कैसा आइसोमर हो जाएगा, लिंकेज आइसोमर। तो बच्चों अब हम लोग अपने अगले आइसोमर्स की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आइसोमर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्ट्रक्चरल और एक दूसरा स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल को हम लोगों ने देख लिया है। नाउ वी आर टू गोइंग स्टडी अबाउट स्टीरियो आइसोमर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमर वैसा आइसोमर होता है जिसका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो। क्लियर है, जिसका स्पेशल अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। तो वैसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, और फेनोमेनन को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो बच्चों आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक पे जाकर के हम लोग इसको विशेषता पढ़ लेंगे। हम लोग यहाँ पर जितनी ज़रूरत है बस उतने के बारे में बात करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम लोग जानते हैं कि उसका स्पेशल अरेंजमेंट चेंज करता है, और आफ्टर चेंजिंग स्पेशल अरेंजमेंट टू टाइप्स ऑफ आइसोमर हम लोग को ऑप्टेन होता है, एक सीस और दूसरा ट्रांस। एक सीस और दूसरा ट्रांस। तो कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे बहुत मतलब प्रैक्टिकल नहीं करने जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे ब्रॉडली इसको देखने नहीं जा रहे हैं। बस जितना जिस प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोगों को पॉसिबल होगा बस उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और आप भी याद रखेंगे क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि आप जैसे ही इस टाइप से हट करके जाएंगे तो आप बनाएंगे, बार बार बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कोई सीस ट्रांस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जिस कारण से हम लोग फाइनल कंक्लूजन ये होगा कि वो जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे का नहीं होगा। तो बस जितना टाइप पॉसिबल है मैं उस टाइप को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है, मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल के बारे में। तो हम लोग कहते हैं क्या कि अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैज कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4। कहने का मतलब है कि जैसा कि हम लोग देखे थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर
के बेसिस पे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात भी कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 आया था हमारा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में देख लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का मतलब क्या कि 4 मोनोडेंटेट लिगेंड हमारे सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर एक टाइप देख रहे हैं जो कि पॉसिबल है, जिससे पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो Ma2B2, जहाँ M जो है बच्चों वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, और A2 और B2 A 2 टाइम्स है और B भी हमारा क्या है 2 टाइम्स है। तो जहाँ A और B दोनों जो है क्या है हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि यूनिडेंटेट लिगेंड है। यानी कि यहाँ A जो है 2 टाइम्स, यानी कि एक लिगेंड हमारा होगा वो एक ही जैसा होगा जो कि 2 टाइम्स होगा, और दूसरा लिगेंड हमारा होगा वो भी एक ही जैसा होगा, वो 2 टाइम्स होगा। और ध्यान रहे दोनों लिगेंड जो होगा वो हमारा यूनिडेंटेट लिगेंड होगा, मोनोडेंटेट लिगेंड होगा। क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे। तो कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीस एंड ट्रांस। कहने का मतलब है कि इस तरह का जो हमारा ज्योमेट्रिकल इस तरीके का जो हमारा टाइप होगा उसका जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वो सीस और ट्रांस के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर M हमारा सेंट्रल एटम और आयन है, तो A सेम साइड है, तो ये हमारा कैसा टाइप हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सीस टाइप हो जाएगा। ठीक है। और इसी को हम लोग अपोजिट साइड कर लेंगे, कुछ इस तरीके से कर लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ A लिख देंगे, यहाँ B लिख देंगे, यहाँ B लिख देंगे, तो क्या देखेंगे, देख रहे हैं हम लोग ये सब एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया, B अपोजिट A अपोजिट। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये सीस फॉर्म हो गया और ये कैसा फॉर्म हो गया बच्चों, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। इस टाइप का जो ये एग्जांपल है PTNH3 का होल टू Cl2। ध्यान से देखें NH3 2 टाइम्स है, यहाँ पर हम लोग NH3 हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड भी है, क्लोरीन भी क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो 2 टाइम्स आया है। यहाँ पे इसका चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कितना हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो है इस एग्जांपल को हम लोग इलेबोरेट करते हैं। इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सीस और ट्रांस के फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने इस एग्जांपल को दिखाया है यहाँ पे कि PT। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ दोनों NH3 जो हमारा सेम साइड है, Cl सेम साइड है, तो ये फॉर्म हमारा सीस फॉर्म हो गया। और यहाँ पर सॉरी H लिखा गया है, H नहीं होगा बल्कि PT होगा। ठीक है। तो PT यहाँ देखिए Cl अपोजिट साइड, NH3 अपोजिट साइड, तो ये हमारा कैसे फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं क्या कि Ma2 और B2 और जो हमारा कंपाउंड होगा कोऑर्डिनेशन इस पर होगा उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन। कहने का मतलब है कि वो हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और वैल्यू चार्ज का कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई मैटर नहीं रखता है कि पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है या चार्ज कितना है, उस पर कोई मैटर नहीं रखता है। अगर ऐसा टाइप है तो उसका 2 आइसोमर पॉसिबल है, एक सीस और दूसरा ट्रांस। अब दूसरा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ बच्चों ये पॉसिबल है, MABCD पर पावर n+-। ठीक है। टाइप यहाँ पर कहने का मतलब है चारों लिगेंड हमारा डिफरेंट टाइप का होगा, अलग अलग टाइप का होगा। ठीक है। तो अलग अलग टाइप का हमारा चारों लिगेंड होगा, तो इससे भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब इससे जो है हमारा 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल बच्चों, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल। ध्यान रहे इस MABCD n+- से 3 प्रकार ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे चारों अलग अलग है ना, चारों अलग अलग है। तो एक बार A को B के साथ रखे हैं, C को D के साथ रखे हैं, एक बार A को C के साथ रखे हैं, है ना, और D को B के साथ रखे हैं। ठीक है, सेम साइड। और एक बार A को D के साथ रखे हैं, एक बार B को C के साथ रखे हैं। इस तरीके से जो है आप जब अलग अलग पोजीशन पे सीस ट्रांस देखने के लिए जाएंगे तो आपको अलग अलग पोजीशन पे सीस ट्रांस तीनों में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि फिर से जो है इस तीनों में से कोई एक कंपाउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मानिए A को B के साथ अगर देखेंगे तो A B के रेस्पेक्ट में क्या सीस पोजिशन पे है, A C के रेस्पेक्ट में सीस पोजिशन पे, A D के रेस्पेक्ट में क्या है, सीस पोजिशन पे। यहाँ क्या देखेंगे B C के रेस्पेक्ट में कैसा है हमारा सीस पोजिशन पे, लेकिन A C के रेस्पेक्ट में कैसा है, ट्रांस पोजिशन पे। तो इस तरीके से आप तीनों को जब इलाबोरेट करेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंट है ना। लेकिन फिर चौथा आप जैसे ही ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो तीनों में से कोई एक न एक क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम लोग इस तरीके से कहेंगे क्या कि टोटल नंबर ऑफ जो है 3 पॉसिबल है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है ना। टोटल इस तरह का अगर हमारा इस तरह का टाइप है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ जो है, तो हम लोग कहेंगे कि देयर आर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों, वो ये PTNO2 PY NH3 NH2OH।
कहने का मतलब कि एक NO2 नाइट्रो ग्रुप, एक PY इसको हम लोग pyridine कहते हैं, NH3 यानी एमीन है, और एक NH2OH। ये चारों का चारों हमारा यूनिट इंटेट लिगेंड है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सबको अलग अलग तरीके से हमने व्यवस्थित कर दिए हैं। तो ये 3 प्रकार का जो है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑब्टेन हो चुका है। तो बच्चों हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6 हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ हम लोगों ने जितने भी आइसोमर्स देखे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे हैं, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान रहे, क्योंकि टेट्राहेड्रल केस में हमारा कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखा है, सारा का सारा हमारा कैसा आइसोमर होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के साथ हमारा आइसोमर होगा, ध्यान रखिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ जो है बच्चों कुछ इतने टाइप के जो है हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, मतलब ये ही सारा टाइप जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ध्यान रखें आप। तो वो एक हमारा MA4B2 टाइप है, एक MA2B4 टाइप है, एक MA4BC टाइप है, एक MA3B3 टाइप है, यानी कि इतना तरह का जो है हमारा आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे केस में तो बच्चों एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ से ध्यान से देखें ये तीनों टर्म जो है हमारा वो एक जैसा ही है कि MA4B2 हाँ MA2B4, यानी कि बस यहाँ पर चेंज क्या हो गया है कि B की संख्या 4 ही है और यहाँ B की संख्या 2 थी। तो ये दोनों आइसोमर जो होंगे वो एक जैसे ही लगेंगे एकदम देखने में, है ना। तो इस दोनों में डिस्टिंग्विश करना वो बहुत मुश्किल होगा। फिर MA4BC, अब देखिए ध्यान से, अभी A4 बस यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, यहाँ B और C, यानी कि यहाँ 2 अलग अलग लिगेंड होंगे, लेकिन मैटर है कि फिर वहाँ भी 2 ही आइसोमर होगा, एक सीस और दूसरा ट्रांसफॉर्म ही हम लोग देख पाएंगे। तो ये एक टाइप देखेंगे तो ये तीनों टाइप हम लोग का यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि वो एक रेस्पेक्ट हम लोग सीस ट्रांस देखेंगे और बस हमारा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब एक तो टाइप हमारा ये देखना पड़ेगा, तीनों में से कोई भी एक टाइप देख लेंगे तो काम चल जाएगा, और दूसरा चेंज यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं MA4B2 का। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट देख सकते हैं। अब इस अरेंजमेंट के लिए हम लोग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वो हमारा MA4B2, MA2B4 और MA4BC जो है उसके साथ जो है किस तरीके से हम लोग सीस और ट्रांस देखेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया COCl2NH3 प्लस, तो यानी MA2B4 हो गया, MA2B4। मैंने बोला है कि MA4B2 रहे, MA2B4 रहे या MA4BC रहे, सारा का मतलब एक है, एक ही जैसा आइसोमर उसमें शो करने जा रहा है आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे देखिए, सेंट्रल आइटम के रूप में कोबाल्ट आ गया हमारा, 4 हमारा NH3 और 2 Cl, 4 NH3 और 2 Cl। अब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सीस और ट्रांस कैसे होंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ सारा का सारा NH3 एक दूसरे के बगल में है, देखिए है ना, बगल में है, ये दोनों भी एक दूसरे के बगल में है। और देखिए यहाँ क्लोरीन भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, बगल में है, यहाँ दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, बगल में है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेम साइड है तो सीस फॉर्म, तो यहाँ सीस आइसोमर। अब देखिए यहाँ पर इसका कलर जो होता है ना, इस प्रकार का जो आइसोमर होता है, सीस आइसोमर जो होता है उसका कलर जो है वो ब्लू होता है, ब्लूइश, मतलब कि नीला टाइप का जो है इसका कलर होता है, ठीक है, नीला वॉयलेट है ना, ब्लूइश वॉयलेट कलर होता है इसका। अब इसी का हम लोग ट्रांसफॉर्म देखते हैं, तो इसका ट्रांसफॉर्म बच्चों वो ग्रीन होता है। ट्रांस मतलब सब एक दूसरे के सेक्ट में अपोजिट साइड। देखिए यहाँ पे NH3 एक दूसरे के सेक्ट में क्या अपोजिट साइड है, यहाँ पे NH3 अपोजिट साइड है, यहाँ पे क्लोरीन भी क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ सारा एक दूसरे के सेक्ट में अगल बगल था, सेम साइड था, और यहाँ पर सब एक दूसरे के सेक्ट में क्या है, अपोजिट साइड है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा कैसा फॉर्म आएगा बच्चों, ट्रांसफॉर्म आएगा। अब हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है, BC चेंज हो सकता है, तो BC जैसे यहाँ पर मैंने एक कहा था MA4BC, मैंने कहा था एक MA4BC, तो क्या हो सकता है बच्चों, अब ये कहने का मतलब है कि MA4BC हम लोग कहते हैं, तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे NH3 को वैसे ही ना देते हैं, और BC क्लोरीन ब्रोमीन कर लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन
बस उसको चेंज कर दीजिए यहाँ पर। ये क्लोरीन ब्रोमीन अगल बगल में है तो ये हमारा सिस फॉर्म, बाकी NH3 तो सब तो अगल बगल में है, ये सब सेम साइड है, ये तो सिस फॉर्म। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, तो ये MA4BC टाइप हो जाएगा। तो MA4BC रहे, MA2B4 रहे या MA4B2 रहे, तीनों का स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इसी तरीके का आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब अगला टाइप देख लेते हैं, जिसका जो कि टाइप है MA3B3। ये एक स्पेशल आइसोमर है, इसको आप लोग याद रखेंगे इसका नाम और स्ट्रक्चर। तो बच्चों हम लोग MA3B3 टाइप की बात करते हैं। ठीक है, तो MA3B3 यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सीस और ये हमारा स्ट्रक्चर है वो ट्रांस। अब ध्यान से देखिए सीस ट्रांस कैसे है। ये X एक देखिए ध्यान से, MA3X3 ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो MA3B3 रहे या X3 रहे, मतलब कोई भी एक ऐसा यूनिडेंटेड लिगेंड हो जो 3 की संख्या में हो और दूसरा यूनिडेंटेड लिगेंड वो भी 3 की संख्या में हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि A वो सारा का सारा क्या है, सेम साइड है, और X वो सारा का सारा क्या है, सेम साइड है। यहाँ B भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है ये सारे एक फेस पे आपको दिखेंगे। देखिए ध्यान से आप, ये सारे के सारे आपको एक फेस पे दिखेंगे इस तरीके से, ये सारे आपको एक फेस पे दिखेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको स्पेशली एक फेशियल और FAC आइसोमर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फेशियल आइसोमर भी कहते हैं, या सिंपली इसको सीस आइसोमर कहते हैं। सीस आइसोमर इसलिए कहते हैं कि सारा का सारा एक साइड है, सेम साइड है, तो इसको सीस आइसोमर हम लोग कह रहे हैं। या इसी चूंकि ये सेम फेस पे सारा का सारा लाई कर रहा है तो इसको हम लोग फेशियल आइसोमर भी कहते हैं। अब इसी का हम लोग दूसरा फॉर्म देखते हैं बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि देखिए XX एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट, A एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट। हाँ, अब ये पॉसिबल नहीं कि सारा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट हो, ऐसा संभव नहीं, लेकिन मैक्सिमम को हम लोग अपोजिट करने का प्रयास करते हैं। अगर मैक्सिमम अपोजिट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि यहाँ जो है हम लोग A अपोजिट, XX अपोजिट, AX अपोजिट। ठीक है, तो ऐसे ये फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। इसी को हम लोग मेरे डायगोनल या मर आइसोमर कहते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पर जो है ये सारे एक दूसरे के फेस पे नहीं होते हैं, ये इस तरीके से मौजूद है, देख रहे हैं आप ध्यान से, ये इस तरीके से, और ये कैसे, ये इस तरीके से मौजूद है, ये इस तरीके से फेस पे नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरे डायगोनल है ना, डायगोनली ये एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहते हैं, मेरे डायगोनल या मर आइसोमर। ठीक है, अब बच्चों अब मैंने कुछ टाइप को बताया था, तो कुछ टाइप इसके अलावा और भी हैं। तो MA4B2, MA2B4 या MA4BC या MA3B3, इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये सारे यूनिडेंटेड लिगेंड हैं। लेकिन अगर ऐसे लिगेंड्स आ जाए जो बाइडेंटेड हो, क्या वैसे लिगेंड आ जाए जो बाइडेंटेड हो, तो उस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो आइए हम लोग वैसे लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और उसमें लिगेंड जो होंगे वो बाइडेंटेड लिगेंड मौजूद होंगे। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग वैसे लिगेंड के बारे में बात करते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, सॉरी वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बात करते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, और स्पेशलिटी ये है कि इसमें हमारे बाइडेंटेड लिगेंड होंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक टाइप दिखा रहे हैं, टाइप MAA(X2) एंड MAA(XY). क्या है मतलब इसका, ये AA जो है ना शो करता है बाइडेंटेड लिगेंड को। बाइडेंटेड AA लिखने का मतलब है बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, वो भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ध्यान रहे। AA लिखने का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल मतलब सेम, एक जैसा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं उसके एग्जांपल के लिए जो है EN(2) यानी कि इथिलीन डायमीन और ऑक्सिलेट आयन। ठीक है ना, और X पे हमारे एनायनिक लिगेंड है, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारा सिंपली यूनिडेंटेड लिगेंड होगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल के तौर पे इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में हमारा COEN(2) Cl2 या NiOX(2) Cl2 एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिए आप इसके एग्जाम्पल्स को। ठीक है, हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया COEN(2) Cl2। अब जान रहे हैं हम लोग जैसा कि एक EN का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो एक EN का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरी EN का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और बाकी 2 हमारा जो है यूनिडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ से 6 हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। एक EN जो होगा
वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका 2 डोनर साइट है, तो ये एक EN जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। यहाँ भी एक EN जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और ये एक क्लोरीन जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो ये सीएस फॉर्म, और ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे सीएस फॉर्म। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट साइड है। ठीक है, ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांसफॉर्म हमारा हो गया। तो ये सीएस और दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म। हम लोग अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों हमारा अगला टाइप है MAAX2Y2। ठीक है ना, MAAX2Y2 मतलब हमारा क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाकी जो है हमारा क्या है? यूनिडेंटेड लिगेंड है। तो हम लोगों ने कुछ उसको जो है इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो देख रहे हैं कि NH3 भी हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, यहाँ 2, यहाँ CL भी क्या है? हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ 2, और एक जो है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये सारे मिलकर जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को पूरा करेंगे, और ये हमारा cis आइसोमर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए NH3 एडिशन पोजीशन पे है, CL एडिशन पोजीशन पे है, तो ये हमारा क्या है? cis फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कि EN के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा EN तो है नहीं कि cis फॉर्म हम लोग देख पाएंगे, तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग cis फॉर्म नहीं देखेंगे, बल्कि इस दोनों के रेस्पेक्ट में cis फॉर्म देखेंगे। ठीक है, और इसी दोनों के रेस्पेक्ट में हम लोग ट्रांसफॉर्म भी देखेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि NH3 अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ CL भी क्या है? तो NH3 हमारा 180 डिग्री एंगल पे है। यहाँ पर था NH3 एकदम सेम एकदम एडिशन पोजीशन पे था। यहाँ जरूर हमारा CL जो है एडिशन पोजीशन पे है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग CL को अपोजिट साइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक जैसे एटम को हम लोग अपोजिट साइड कर लिए, तो हम लोग कहेंगे क्या कि वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या ट्रांस पोजीशन पे होगा, 180 डिग्री एंगल पे होगा, तो हमारा कैसा फॉर्म कराएगा? ट्रांसफॉर्म कराएगा। ठीक है, और अब हम लोग एक और टाइप देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला टाइप है MAA3। ठीक है, MAA3। तो यहाँ AA जो है हमारा वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि जिसका 2 अलग अलग डोनर साइट हो। ठीक है ना, अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर दोनों डोनर साइट एक जैसा है तो सिमेट्रिकल, और अगर दोनों डोनर साइट हमारा अगर सेम बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन डोनर साइड अलग अलग है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि वो हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा। यहाँ AA भी लिख सकते हैं, AB लिख देंगे तो हम लोग और समझ सकते हैं क्लियर क्या कि ये हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। कहने का मतलब ये है कि MAA की जगह पर हम ऐसा लिख दें कि AB का होल 3 है ना, जहाँ AB जो है वेयर AB जो है हमारा वो क्या है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्लाइसिनेटो आयन, तो ग्लाइसिनेटो आयन देखिए GLY, उसका एक O हमारा डोनर साइट है और एक क्या है? N है। ठीक है, एक O है और दूसरा क्या है? N है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर CRGLY का होल 3 जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, तो 3 है, तो 3 के साथ 6 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डोनर साइड इसका 2 है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 3 हमारा बाइडेंटेड लिगेंड के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं बच्चों? ये हमारा cis फॉर्म है। क्यों cis फॉर्म है वो आप बड़ा ध्यान से देखें। यहाँ जो हमारा ग्लाइसिनेटो आयन है उसका एक पार्ट हमारा ऑक्सीजन है, दूसरा पार्ट क्या है? N है, कोऑर्डिनेटिंग एटम। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखिए सब का सब क्या है? एकदम अगल बगल साइड में है, ग्लाइसिनेटो आयन है, तो वो हमारा क्या आएगा? cis फॉर्म आएगा। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ जो हमारा ट्रांसफॉर्म आएगा है ना, यहाँ जो हमारा ट्रांसफॉर्म आएगा उसको आप देख पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म जो हमारा कैसा आएगा। ठीक है, वो हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्लाइसिनेटो आयन, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ कोऑर्डिनेटिंग एटम N जो है वो देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग एटम N है, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो कोऑर्डिनेटिंग एटम O है, यहाँ जो कोऑर्डिनेटिंग एटम है वो दोनों क्या है? हमारा 180 डिग्री एंगल पे। लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री एंगल पे हमारा जो है कोऑर्डिनेटिंग एटम, सेम कोऑर्डिनेटिंग एटम 180 डिग्री एंगल पे नहीं है, तो ये cis फॉर्म, और यहाँ पर सेम कोऑर्डिनेटिंग एटम जो है वो 180 डिग्री एंगल पे है, तो हमारा कैसा फॉर्म हो जाएगा? जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि हम लोग अपने अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।